ये जो किताब दिख रही है ये भारत के संविधान की एक मूल कॉपी है। लेकिन ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक राष्ट्र की पहचान है, उसका आईना। आज हम इसी पवित्र ग्रंथ के बनने की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, सिद्धांतों और हाँ, एक नए राष्ट्र के सपने से बुनी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ना, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा था और शांति निकेतन के नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने इसे अपनी कला से सजाया। पर इसकी असली खूबसूरती वो कागज पर नहीं है, वो तो उन विचारों में है, उन आइडियाज में है जिन्होंने इसे बनाया। अब देखिए, जब हम राष्ट्र या नेशन की बात करते हैं तो उसकी एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होती है। समाज विज्ञानी क्या कहते हैं कि एक राष्ट्र वो ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही नस्ल, एक धर्म, एक भाषा और एक कानून से बंधे हों। ये आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। लेकिन सवाल ये है कि ये परिभाषा भारत जैसे देश पर कैसे लागू हो सकती है, एक ऐसा उपमहाद्वीप जहाँ अनगिनत भाषाएं हैं, अनगिनत धर्म, अनगिनत संस्कृतियाँ। हमारे जो फाउंडर्स थे उनके सामने यही तो सबसे बड़ा पहाड़ जैसा सवाल था। इतनी ज्यादा विविधता के लिए कॉमन पहचान, एक साझा पहचान आखिर बनाई कैसे जाए। तो ये सफर था आजाद हुकूमत का, सेल्फ रूल का, और भारत का अपना संविधान बनाने का जो सपना था ना, वो कोई रातों रात नहीं आया था। अरे ये तो एक बहुत लंबी, बहुत कठिन यात्रा थी। दशकों का संघर्ष था, बहसें थी, बलिदान थे। इसकी जड़ें अगर देखें तो 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक जाती हैं, जब क्रांतिकारियों ने अपना संविधान लिखने की एक कोशिश की। फिर देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की स्वराज संविधान रिपोर्ट आई। उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने भी एक कोशिश की। मतलब ये जो मांग थी ना, ये लगातार बनी हुई थी। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद ब्रिटेन में सत्ता बदल गई। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और उन्होंने उन्होंने भारत के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दे दी। साथ ही मुस्लिम लीग की मांगों पर भी विचार करने की बात कही। और इसी सिलसिले में ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री भारत आए, जिन्हें हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। अब ये मिशन बंटवारे का मिशन बन गया। बातचीत के लिए जगह चुनी गई शिमला। लेकिन कहते हैं ना, शिमला की ठंडी हवा भी माहौल में जो गर्माहट थी उसे कम नहीं कर पाई। यहीं पर भारत के भविष्य का फैसला होना था और दाव पर बहुत कुछ लगा था। बातचीत की मेज पर कौन कौन थे? बड़े बड़े नाम। कांग्रेस की तरफ से थे उसके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद, साथ में नेहरू और पटेल। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान। और यहीं पर एक तनाव साफ दिख रहा था। जिन्ना साहब इस बात से खासे नाराज थे कि कांग्रेस, जिसे वो एक हिंदू पार्टी की तरह दिखते थे, उसका प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम नेता यानी मौलाना आज़ाद कर रहे थे। तो झगड़ा किस बात पर था? मुद्दा क्या था? बहुत सीधा सा। कांग्रेस चाहती थी एक संविधान सभा, पूरे एक संयुक्त भारत के लिए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की मांग थी कि जिन प्रांतों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है उनके लिए अलग संविधान सभाएं बने, मतलब एक बटे हुए देश की नींव। और ये एक ऐसा मतभेद था जिस पर कोई समझौता नामुमकिन सा लग रहा था। तो जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो शुरू हुआ अंतरात्मा का संघर्ष और फिर अराजकता। नेताओं पर, खासकर महात्मा गांधी पर जबरदस्त दबाव था। एक नैतिक दबाव, एक राजनीतिक दबाव। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से हर फैसला एक बहुत बड़े नतीजे की तरफ ले जाने वाला था। इसी बीच एक समझौते का प्रस्ताव आया। कहा गया कि कांग्रेस एक अंतरिम सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन एक शर्त थी कि उन्हें अपनी लिस्ट से मुस्लिम सदस्यों को हटाना होगा। सोचिए कितना मुश्किल फैसला था ये। एक तरफ सरकार बनाने का मौका था और दूसरी तरफ अपने उसूल थे, अपने सिद्धांत थे। और जब कांग्रेस के कुछ नेता शायद राजनीतिक फायदे को देखते हुए इस शर्त को मानने के बारे में सोच रहे थे, तब महात्मा गांधी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पूछा, जिन्ना साहब, भले ही सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हों, पर क्या आप लोग सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? गांधी जी के इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके जवाब में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने हालातों को एक बहुत ही भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया। और फिर आया वो दिन, 16 अगस्त 1946, हमारे इतिहास का एक बहुत ही काला दिन। बंगाल में मुस्लिम लीग के प्रधानमंत्री ने पुलिस की छुट्टी का ऐलान कर दिया। डायरेक्ट एक्शन के दिन हथियार बंद भीड़ कलकत्ता की सड़कों पर उतर आई और अगले 3 दिन, वो 3 दिन शहर में सिर्फ दंगे, आगजनी और कत्लेआम का मंजर था। सिर्फ 3 दिनों में 4000 जानें चली गईं।
सिर्फ एक आंकड़ा, लेकिन ये उस राजनीतिक नाकामी की वो भारी कीमत थी जो आम लोगों ने चुकाई। एक खामोश पर दिल को दहला देने वाला सच। इस भयानक हिंसा के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि इसे रोकने के लिए एक हिंदुस्तानी सरकार का होना बहुत जरूरी है। और इसी उथल-पुथल के बीच एक नई संविधान सभा का जन्म हुआ। उसकी पहली बैठक हुई जो ऐतिहासिक तो थी पर अधूरी थी। उस वक्त के वाइस रॉय वेवल को भी ये एहसास हो गया था कि ये जो गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, इन्हें सिर्फ एक भारतीय सरकार ही काबू कर सकती है। तो फिर पंडित नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल को गृह मंत्री बनाकर एक अंतरिम सरकार बनाई गई। तो तारीख थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा पहली बार बैठी, लेकिन ये सभा पूरी नहीं थी, अधूरी थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के सारे सदस्यों ने इसका बॉयकॉट किया हुआ था और महात्मा गांधी, वो तो उस वक्त दंगे की आग में चल रहे नोआखली में शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी उस बैठक में मौजूद तो नहीं थे, पर उन्होंने सभा के सदस्यों के लिए एक तावीज भेजा था, एक तरह का नैतिक कंपास। उनका संदेश था कि जब भी कोई दुविधा हो तो उस सबसे गरीब और कमजोर इंसान का चेहरा याद करना जिसे देखा हो, और खुद से पूछना कि जो कदम उठाने जा रहे हो क्या उससे उस इंसान का कोई भला होगा। इसके बाद सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना और फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य और लक्ष्य प्रस्ताव पेश किया। ये असल में वो दस्तावेज था जिसने हमारे आने वाले संविधान की नींव रखी। संप्रभुता, समानता और मौलिक अधिकार, ये सारे सिद्धांत इसी में थे। तो सोचिए, एक ऐसी सभा जो बंटवारे के बीच पैदा हुई, एक ऐसा देश जिसका भविष्य खुद सवालों के घेरे में था। क्या सिर्फ एक किताब सच में इतनी सारी विविधताओं को एक धागे में पिरो सकती थी? ये सवाल उन संविधान बनाने वालों के सामने तो था ही, पर इसका जवाब आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है।